नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। और देखिए, जब रूस यूक्रेन की वॉर का पूरा 1 साल पूरा हो चुका है तो कैसा है ये युद्ध और कहां बढ़ रहा है आगे, और क्या ये युद्ध कहीं से कोई ऐसे संकेत दे रहा है कि दुनिया में इस युद्ध की वजह से जो असर पड़ रहा है, जो यूक्रेन में तबाही मची हुई है प्रीति, क्या वो तबाही अब 1 साल पूरा होने के बाद थमेगी, कम पड़ेगी, और कहीं से कोई ऐसा संकेत कि ये वॉर अब तो रुक जाए? कहा जाता है कि नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहिए गौरव, और ऐसे में आज 1 साल इस युद्ध को पूरा हो गया है। लेकिन जिस बात को लेकर बार बार संभावनाएं जताई जा रही थी कि क्या 1 साल होने के बाद रूस और ज्यादा यूक्रेन पर बमबाजी करेगा, क्या मिसाइल अटैक तेज होंगे, अभी तक ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज सामने नहीं आई है जिसे हम अभी के 1 साल पूरा होने के मौके पर पॉजिटिव न्यूज के तौर पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस मोटिव के लिए, जिस मकसद के लिए ये जंग लड़ी जा रही थी, क्या वो जंग का मकसद पूरा हुआ? क्योंकि साहिर लुधियानवी कह गए हैं, जंग क्या मसलों का हल करेगी, जंग तो खुद एक मसला है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही बहुत सारी बड़ी खबरें इस 1 साल के पूरे होने के मौके पर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए, पर बहुत बड़ी जानकारी है कि रिहायशी मकानों पर रूस एयर स्ट्राइक कर सकता है। और इस एयर स्ट्राइक को लेकर बहुत बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेनी नागरिकों के घर पर मिसाइल दागी गई है, और इस मिसाइल को दागने के दरमियान फाइटर जेट से मिसाइल दागने का वीडियो भी सामने आ गया है। तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स, फाइटर जेट से मिसाइल दागने का वीडियो सामने आ गया है, और साथ ही साथ बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि और ज्यादा रूस अटैकिंग मोड में आ गया है, वो भी तब जब इस युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। देखिए, खौफनाक आवाज, वो आवाज जो बीते 1 साल से यूक्रेन का इतिहास बनी हुई है। देखिए, तो अभी आपको आसमान से कैसे ये युद्ध लड़ा जा रहा है ये दिखा रहे हैं हम, लेकिन अब आपको जल्दी से दिखाते हैं जमीन पर ये युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है। आइए आपको अगली खबर दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या भीषण युद्ध इस वक्त चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। ये वॉर ब्रेकिंग एक और आपके सामने जल्दी से देखिए, किस तरह से रूसी ठिकाने पर यूक्रेन का IFV यानी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल बारूद बरसा रहा है। IFV व्हीकल से फायरिंग में रूसी ठिकाना तबाह हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जल्दी से। तस्वीरें आपके सामने है, यूक्रेन ने IFV से रूसी ठिकानों पर बम बरसाए हैं, बारूद बरसाए हैं, और ये तस्वीरें देखिए कैसे वहां पर गोलाबारी हो रही है। बड़ी एक और खबर आ रही है इन तस्वीरों के साथ ही, वो खबर जो बता रही है कि किस तरह से इरादे रूस के मजबूत हैं तो यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अगली ब्रेकिंग न्यूज TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए क्रिमेनिया से आ रही है। अटैकिंग मोड वहां पर भी नजर आ रहा है, और उसी बड़ी खबर के साथ आइए आपको बता दें कि रूस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रात में ग्रैड रॉकेट लॉन्चर्स से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, और रूसी हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हुए हैं, और उसका वीडियो भी सामने आ गया है। इस वक्त जो स्क्रीन पर सायरन की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, वही सच्चाई है यूक्रेन की, उस यूक्रेन की जो बर्बादी और लगातार तबाही के हर मंजर को देखता आ रहा है। देखिए, तबाही से भरपूर एक और वीडियो इस वक्त क्रिमेनिया से सामने आ गया है। क्रिमेनिया यूक्रेन का हिस्सा, लेकिन वॉर का 1 साल पूरा होने पर रूस ने कैसे बड़ा अटैक किया, अब आपको इस ब्रेकिंग के जरिए बताते हैं। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, क्रिमेनिया में रूस का बहुत बड़ा अटैक। रात में ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ फायरिंग की है यहां पर रूस ने। रूसी हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। ये देखिए उस हमले का वीडियो आपके सामने। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो डोनेट्स्क जो बीते एक साल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, वो इलाका जो प्रतिष्ठा का प्रश्न दोनों ही देशों की तरफ से बना रहा, उस इलाके से, डोनेट्स्क से बड़ी खबर, जहां से टैंक के जरिए लगातार उस इलाके को नेस्त नाबूद करने की कोशिशें की जा रही है। बड़ी खबर डोनेट्स्क से आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि रूसी टैंक ब्रिगेड का प्रचंड वहां पर प्रहार हुआ है, और यूक्रेन के ठिकानों को बेहद नजदीक से टारगेट किया गया है। हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं।
बिल्कुल, तो ये बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं वॉर जोन से जो आ रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि साल पूरा हो गया लेकिन ये युद्ध कहीं से भी हल्का नहीं पड़ा। साल पूरा हो गया, करोड़ों खरबों के यहाँ पर हथियार तबाह हो गए, यहाँ पर लगातार लाखों सैनिकों की, हजारों नागरिकों की मौत हो गई, लेकिन ना रूस थमने का नाम ले रहा है और ना यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है। तो जल्दी से आपको बताते हैं इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन सा बड़ा पैनल है, कौन कौन से एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ पैनल में हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रीति, इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह जुड़े हुए हैं, सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज से फॉरेन मामलों के जानकार। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा, और इनकी खासियत बता दूं मैं आपको, पोलैंड में भारत के राजदूत रह चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी मेहमानों के लिए हो जाए। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है गौरव, हमारे व्यूअर्स के साथ हम वो शेयर करने जा रहे हैं। गेस्ट के पास जाएं, उनसे बातचीत करें कि कैसे इस पूरे एक साल में क्या कुछ पाया गया है, क्या कुछ खोया गया है तमाम देशों के जरिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन से जुड़ी हुई है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त यूक्रेन से सामने आ रही है। इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि वहां पर बड़ा अटैक हुआ है और उस अटैक के जरिए ये साबित करने की कोशिश रूस एक बार फिर से कर रहा है। हेलीकॉप्टर अटैक हुआ है जंगी मैदान से, ये इसका वीडियो भी सामने आ गया है जो बेहद डराता है, चौंकाता है। और वीडियो भी आपके सामने, यूक्रेन का रूस के कई सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। एक वॉर होती है ग्राउंड पर और एक होता है मेंटल लेवल पर। दोनों तरफ से, दोनों ही देशों की तरफ से ये लड़ाई दोनों स्तरों पर बखूबी लड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसका वीडियो आपके सामने है। बाखमुत में किस तरह से रूस और यूक्रेन आमने सामने, जल्दी से अब आपको वो दिखाते हैं। और बाखमुत में तो मनीष झा हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं जो लगातार आपको वहां का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। लेकिन ये वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, बाखमुत में यूक्रेन की फौज का बड़ा अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन ने टैंक से रूसी फौज पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी सैनिकों ने हमले का वीडियो भी बनाया और बाकायदा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो वीडियो जारी भी किया है। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही यूक्रेन आर्मी से लेकर तमाम जो जानकारी आ रही है, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स उसे जान रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर यूक्रेन के सैनिकों से संबंधित बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। ये कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर अपनी हर भागीदारी को निभाते ये सैनिक नजर आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन आर्मी ने उड़ा दिए हैं रूसी IFV व्हीकल के परखच्चे। ये बहुत बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि यूक्रेन के लिए एज की खबर है। ड्रोन अटैक में रूसी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल तबाह हुआ है। बड़ी जानकारी यूक्रेन आर्मी के मनोबल को बढ़ाने के लिहाज से समझी जा सकती है, जिसमें रूसी IFV व्हीकल के परखच्चे उड़ाए गए हैं। और देखिए, इसके अलावा हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, उनके बारे में भी मैं बता दूं। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल आपको यहाँ पर दिख रहा है इस लोकेशन पर, उसके अलावा हिमांशु हमारे संवाददाता पोलैंड से हैं, सांता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन DC से, कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त लंदन से। लेकिन इनके पास जाएं और इनसे बात करें जल्दी से। हम यहाँ पर जो हमारे साथ पैनल हैं, जनरल चतुर्वेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपने भी जरूर कोई ना कोई वॉर लड़ी होगी और आपको भी वॉर का एक्सपीरियंस होगा। और आप जैसे तमाम एक्सपर्ट जब हमसे बात करते हैं इस वॉर के बारे में, तो कोई ना कोई शॉकिंग या कोई ना कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको दिखता है। इस वॉर का एक साल का सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए क्या रहा और कैसे इस वॉर को आगे जाते देखते हैं आप? सर गौरव, मैं बता दूं 1971 वॉर में मैं ईस्टर्न सेक्टर में था और लड़ाई जो एक्चुअल आर्ट ऑफ वॉर है उसमें कहते हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव को बिना लड़े हासिल करना, वो एक्चुअली आर्ट ऑफ वॉर है। लेकिन इस केस में शुरू में अगर आप कहें तो रशिया से थोड़ी बिल्कुल उसने एकदम लड़ाई शुरू कर दी, जो किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट ने उस वक्त अप्रिशिएट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं कि इसमें गेन तो बहुत कम हुआ है, लेकिन जो लॉसेस हुए हैं यूक्रेन की मानवता के, और ऐसा एक लेसन जो सबसे बड़ा है जी, कि आप किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप यहाँ पे यूक्रेन एक मोहरा बनकर कठपुतली की तरह से नेटो फोर्सेस और स्पेशली
अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ा है और वो दिन दूर नहीं है कि क्योंकि उनका मनोबल अब कम होता जाएगा जी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो एक बड़ा मुल्क है उसके सामने एक बहुत छोटा सा मुल्क अगर अपने बिना पर अपनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ता तो शायद इसके मैसेजेस बहुत ज्यादा और स्ट्रांग हो सकते थे जो कि नहीं हो पाए हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्टीन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ सर, जैसा सर कह रहे हैं कि अगर अकेले यूक्रेन खड़ा होता, लेकिन क्या आपको लगता है कि अकेले अगर वो युद्ध लड़ता तो इतने दिन लड़ पाता? एक साल आज हम हो गया है बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये लड़ाई और लंबी जा पाती, जिसे लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 72 घंटे भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है? उन एक्सपर्ट्स में कुछ हम भी थे। आज देखिए, आज लड़ाई अगर यहाँ तक खिंचा है, यूक्रेन का अपना जो साजो सामान था वो पहले 7-8 दिन 10 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में ख़त्म हो चुका था। अब जो सामान इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है वेस्ट का, जो उनके पुराने सामान जो पड़े हुए थे पोलैंड के पास और बाकी जगहों में, तो पुराने साजो सामान का खपत करने का एक रणभूमि बन चुका है। और जो नए सामान जिसका आपको टेस्ट करना है उसका भी एक रणभूमि बन चुका है। आप कह रहे हैं अपना जंग खपा रहा है यहाँ पर अमेरिका अपना पूरा सामान जिसको टेस्ट करना है वो भी यहाँ टेस्ट कर रहा है। और जो पुराना माल है, जैसे हमने परसों जेडाम की जिक्र की थी जी, जेडाम की जिक्र मैंने वो खबर ब्रेक की थी, या जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, वो 1992 की पुरानी टेक्नोलॉजी है। बताइए वो उसको किस तरह से उसको खत्म। जल्दी से आपको ये बड़ी खबर दिखाते हैं। 1 साल से ये युद्ध जारी है और अभी तक जारी है युद्ध, और इसने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। कैसे तोड़कर रख दी है आपको बताते हैं। कीव पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेन को बेहद भारी नुकसान इस वॉर की वजह से उठाना पड़ा है। 3 लाख सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अगर ये दावा आधा भी सही है तो बहुत बड़ा नुकसान है यूक्रेन के लिए। इसके अलावा शांति के लिए रखा गया 12 पॉइंट का सीज फायर प्रपोजल। जल्दी से वो ग्राफिक्स दिखाइए पीसीआर। रूस यूक्रेन, यहां पर जिस तरह से 3 लाख सैनिकों की मौत का दावा यहां पर किया जा रहा है, 7,000 से ज्यादा आम लोगों की मौत का यहां पर दावा किया गया है। 80 लाख लोगों का ये ग्राफिक हम दोबारा दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, और कुछ एरर है वो, लेकिन डिटेल्स आना बहुत जरूरी है गौरव। और ऐसे में दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको लेकर एक बात कही जाती है कि जो हकीकत है उसे बेहद करीब से अगर किसी शख्स ने इस पूरे युद्ध को लेकर समझता है तो वो शख्स आप हैं। ऐसे में 1 साल बाद आपको क्या लगता है यूक्रेन कितनी बर्बादी की ओर कितना प्रतिशत चला गया और उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में कितना वक्त लग जाएगा? आभारी हूँ आपका कि आपने ये मौका दिया अपने शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, जनरल साहब से, हमारे एयरफोर्स ऑफिसर, आपके एंकर से, और जो शान बैठी है भारत की मेरे सामने, आप लोगों से भी सीखता हूँ। ताली बजाओ। और हमारे जो एकेडमिक एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ, प्लीज गिव मी 120 सेकेंड्स। बच्चे ये समझ जाएंगे कि 2 लीडर्स थे दशक 2010 में यूक्रेन में। एक ने बोला मैं नेटो में नहीं जाऊंगा, उसको अमेरिकियों ने बाहर निकाल दिया। दूसरे ने बोला लारा लप्पा, उसको बाहर निकाल दिया। तीसरा कोई सर्कस में काम करने वाला बोला आया मैं अगले हफ्ते नहीं जाऊंगा, मैं पिछले हफ्ते जाऊंगा, जो इस समय वहाँ पे राष्ट्रपति हैं। पहली चीज़ ये याद रखिए, नवंबर 2021 में एक अग्रीमेंट साइन करता है अमेरिका यूक्रेन के साथ। उसमें कहता है अगर रूस आपको तंग करेगा मैं उसकी पिटाई करूंगा। रूस बदमाश है, चोर है, डाकू है, गुंडा है। पुतिन साहब को ये पसंद आएगा इस टाइप का अग्रीमेंट, तो उसने हमला किया। दूसरी चीज याद रखिए, पुतिन साहब को सारे पश्चिमी देश कहते हैं ये वॉर क्रिमिनल है, और वॉर क्रिमिनल का हॉलैंड में एक कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उसके सामने ले जाएंगे। गए हैं और वहां पे मिनिमम सेंटेंस पुतिन को नहीं, उनसे पहले जो गए हैं 40 साल 50 साल की सजा। और तीसरी चीज सर, ये मैं खत्म कर देता हूं, एक आपने नाम सुना होगा एडोल्फ हिटलर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने सोवियत संघ पर हमला किया। तो कोई रूसी नहीं है जिसका बाप या दादा ना लड़ा हो। 3 करोड़ मर गए थे। पुतिन कहता है जर्मनी फिर हम पे हमला कर रहा है, इसीलिए रूस अब मुकाबला कर रहा है। ये हकीकत है। जंग कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। सर, अब तो हम ये पूछना बंद कर चुके हैं कि जंग कब खत्म होगी, क्योंकि साल भर से हम ये पूछ रहे हैं जंग कब खत्म होगी और किसी को नहीं मालूम है। इनफैक्ट लोगों को ये भी नहीं लग रहा था कि ये जंग शुरू होगी। शुरू हुई और अब इतनी दूर तक चली आई है। यूक्रेन रूस जंग में चीन की नई चालबाजी से जुड़ी खबर आ रही है, वो वॉर ब्रेकिंग आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। शांति के लिए रखा गया 12 पॉइंट का सीज फायर प्रपोजल। देखिए, चीन के विदेश मंत्रालय ने यह प्रस्ताव जारी किया है। क्या यह सीज फायर प्रपोजल होगा? यह बहुत बड़ी खबर है सीज फायर से जुड़ी हुई।
देखिए जल्दी से आपको दिखाते हैं बड़ी खबर और इससे जुड़ी जानकारी। प्लीज पीसीआर सुधीर, प्लीज वो ग्राफिक्स दिखाइए। चीन का सीज फायर प्रपोजल क्या है जल्दी से बताते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे। रूस से पश्चिमी देशों के प्रतिबंध फौरन हटाए जाएं, यूएन चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कोल्ड वॉर की मानसिकता को खत्म किया जाए। मैं जरा एक बार यहां पर अमिताभ जी के पास जाना चाहूंगा। अमिताभ जी, देखिए आप बहुत अच्छे से जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, आपके बगल में जो खड़े हैं वो डिप्लोमेसी को समझते हैं, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो चीन का नया पैतरा है इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। मुझे ये बताइए, जिस मोटिव के साथ पुतिन ने जिसको वो स्पेशल इन्वेजन कहते हैं और पूरी दुनिया बाकी युद्ध कहती है, आधा भी हासिल हुआ है 1 साल के बाद? देखिए, जो उनका गोल पोस्ट था वो हमेशा शिफ्ट करता रहा है। उन्होंने शुरुआत क्या की कि यहाँ राइटिस्ट फोर्सेस हैं, नाजी हैं जो कैप्चर कर लिया है कीव पे, हमको उन्हें हटाना है। नियो नाजीज उनको हटाना है। उनको तो हटा नहीं पाए, वो खुद पीछे आ गए। अब उनका इंटेंशन एक बड़ा क्लियर है। अब वो चाहते हैं किसी भी तरह से ये जो डॉनबास और एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनको हम अपने ग्रिप में रखें। अगर आप कहते हैं ना कि वॉर कब खत्म होगा, वॉर जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। मैं ये बता दूं, ये वॉर एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो रहा है। जो 20% या 25% टेरिटरीज कैप्चर कर ली हैं, वो आने वाले वर्षों में जिस तरह साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का डिवीजन रहा, जिस तरह नगोर्नो काराबाग को आर्मीनिया ने कैप्चर करके बाद में अजरबैजान ने छुड़ाया, उसी तरह का ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है। इतिहास में हमने देखा है। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट तो थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। फ्रोजन मतलब ये वॉर छुटपुट चलती रहेगी इस रीजन में। ये वॉर को दोनों स्टेट्स अपने टेरिटरी में क्लेम करेंगे और ये एक तरह का ठंडा युद्ध रहेगा। कभी फायरिंग होगी, कभी मोर्टार चलेगा, लेकिन ये युद्ध की तरह प्रतीत नहीं होगा, लेकिन ये चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये पूरे कैप्चर टेरिटरी को वो वापस न लें। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि यहाँ रूसी रहते हैं और इनको ही खतरा नहीं है। अगर ये टेरिटरी छोड़ देते हैं तो रूसियों को वहां कहा जाएगा कि ये विदेशी हैं, इनको भगाओ। सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, जितने भी स्थान हैं उन सब जगह रूसियों को दिक्कत होगी। इसलिए रूस ये चाहता है कि किसी भी तरह ये डॉनबास रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज को हम नहीं छोड़ें। रूस और यूक्रेन के बीच चीन की जो एंट्री हुई है उसको लेकर बटी हुई सी राय नजर आती है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चीन की भूमिका न के बराबर होगी, लेकिन एक पक्ष वो भी है जो ये मानता है कि रूस के साथ अगर चीन का डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर इसके जो हालात हैं, जो नतीजे हैं, वो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इस बीच ब्रेकिंग न्यूज हमारे व्यूअर्स के लिए, चीन किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रचंड प्रहार करने की तैयारी कर रहा है और वो भी ड्रोन से, चीनी ड्रोन से यूक्रेन पर रूस करेगा प्रचंड प्रहार। चीन रूस को देगा 100 कामिकाजी ड्रोन और चीन में सप्लाई पर जर्मन मीडिया का ये दावा है। जर्मन मीडिया के जरिए ये पूरी बात सामने आ रही है। वो चीन जो अभी तक तमाम एक्सपर्ट से मानते हैं कि किसी भी तरह की भूमिका में आने से पहले 100 बार क्या 200 बार सोचेगा। ऐसे में मेरा सवाल चतुर्वेदी जी आपसे है। सर, हम जिस तरह से लगातार ये देखते आ रहे हैं कि इस पूरे मामले पर किस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अगर रूस और चीन का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर इस दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, चीन अगर शामिल होता है तो उसके रेपरकशंस और नहीं शामिल होने की जो वजह या बातें कही जा रही हैं उसमें कितना दम नजर आता है आपको? मैं नहीं समझता कि चीन फिजिकल रूप में इस युद्ध में आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो आपने कहा ड्रोन्स वगैरह देना और इस तरह के एम्यूनिशन सिस्टम, कुछ वेपन सिस्टम भी दे देगा, लेकिन इसके बियॉन्ड चीन नहीं गएगा। चीन की भी जो एक स्ट्रेटजी रहती है, हमेशा वो डरा धमका के इस तरह की बातें करता है, लेकिन वो किसी युद्ध में नहीं जाना चाहता डायरेक्टली, जैसे कि अब अमेरिका ने सीखा है बाकी काफ़ी नुकसान के बाद। तो ये चीज़ें हैं। चीन नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन रूस और चीन अगर मिल गए तो ये थोड़ा और, चलिए मैं इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा और चला जाए, वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। हमारे साथ कुलदीप शेखावा हैं जो कि डायरेक्टर हैं एमए टीवी के, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। कुलदीप जी, वेस्ट कैसे देखता है चीन और रूस के इस कह सकते हैं गठजोड़ को, या जो एक करीबी बढ़ रही है, और ये जो रूस के और यूक्रेन के बीच जो सीज फायर का जो 12 पॉइंट का प्रपोजल जो अभी ब्रेकिंग आ रही है कि चीन तैयार कर रहा है, क्या वेस्ट इस पर भरोसा करेगा? क्या लगता है आपको?
कुलदीप जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? लेकिन ये लंदन का वाले कुलदीप जी नहीं तक हूं आवाज मैं, नहीं और जा ना मेरा नाम रही। है ठीक है, दूसरा। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु पोलैंड से है हमारे साथ, हमारे अच्छा ठीक है, हम कनेक्ट करते हैं, हिमांशु के पास जाते हैं। हिमांशु, आप बताइए पोलैंड में इस वक्त क्या माहौल है? बाइडेन आए थे तो पोलैंड में उन्होंने बहुत कुछ बोला और वहां जब वॉशिंगटन गए तो बिल्कुल पलट गए। पोलैंड वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव है पूरे यूरोप में यूक्रेन को मदद देने और रूस पर बड़े से बड़ा हमला करने को लेकर। क्या साल भर के बाद भी वो पोजीशन अभी भी बरकरार है? जी, पोलैंड का जो पूरा इस समय जो एंगल निकल के आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक तरीके से बोलें तो वो एक ईस्टर्न यूरोप का जो ईस्टर्न यूरोपियन फ्लैंक है उसका एक तरीके से वो सुपर पावर बनना चाह रहा है उस एरिया का पूरा, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वॉर के टाइम पे अमेरिका उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एड, जितना भी एनिमेशन जो जा रहा है यूक्रेन का, वो सारा का सारा ईस्टर्न पोलैंड में एक सिटी है उसके वाया, वो एक बेसिकली लॉजिस्टिकल हब है। तो पोलैंड एक बिल्कुल इंट्रीगल एक सेंटर फिगर बन चुका है। मैं बता दूं, पिछले 6 महीने में पोलैंड ने 250 टैंक्स, 32 F-35, 36 अपाचे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से खरीदे हैं। और इस समय वो चाहता है कि वो बेसिकली पूरे नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक का सबसे बड़ा केपेबल टैंक फोर्स का एक सेंटर भी बन जाए। तो लेकिन हाउएवर ये भी बोलना पड़ेगा कि पोलैंड में सिचुएशन भी एक्सट्रीमली टफ है। तो यही तो अमेरिका का मकसद है। एक मिनट हिमांशु मैं आ रहा हूं आपके पास। एमर सिर्फ हो रहा जो हिमांशु बता रहे हैं, हेंस प्रूव्ड कि अमेरिका जिस आर्म्स इंडस्ट्री को अपना और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है वही तो हो रहा है। पूरा यूरोप अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। पोलैंड ने अमेरिका से कितने हथियार खरीदे ये तो हिमांशु बता ही रहे हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप है कि सिर्फ फायदा जिसको हो रहा है वो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को हो रहा है और किसी को फायदा नहीं हो रहा। मर रहे हैं यूक्रेन के लोग, जमूरा वो फंस गया है और दो जो उस्ताद हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, अमेरिका और रूस। ये बेचारा बुरी तरह से फंस गया। डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। इसीलिए अगर कोई जंग रोकना चाहता है सिर्फ यूक्रेन के लोग हैं। अब चाइना ने बोला है 12 पॉइंट्स, जी नहीं, 1971 में जनरल साहब लड़े थे, जब हम जीत गए हमने कहा यूनिलैटरल सीज फायर, युद्ध विराम कर दिया। क्यों नहीं करते युद्ध विराम? कंडीशनल युद्ध विराम जिंदगी में कभी नहीं होता। शर्तों के साथ किसी भी युद्ध को रोकना नामुमकिन सा नजर आ रहा है अभी मौजूदा वक्त में, तब जब 1 साल इस युद्ध को पूरा हो गया है। यूक्रेन से खबर आ रही है, इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि यूक्रेन को नेटो की मदद और ज्यादा तेज होगी और ये जानकारी मिल रही है अमेरिका दे सकता है $2 बिलियन की मदद। अमेरिका अब तक $29 बिलियन की मदद दे चुका है, लेकिन ये मदद जो है वो किस रूप में होगी ये समझना होगा। क्या हथियारों की जो चेन चल रही आ रही है बीते 1 साल में वो और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी? लेकिन यूक्रेन को इतने भर से संतुष्टि नहीं है। यूक्रेन को और हथियार चाहिए और उसका सबूत अगली खबर है। देखिए हम आपको अगली खबर दिखाते हैं कैसे यूक्रेन अब यूरोपियन कंट्रीज से भी कह रहा है कि हमें और हथियार दो। जर्मनी से उसने हथियार मांगे। ये वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। यूक्रेन ने जर्मनी से मांगे और हथियार। यूक्रेन को घातक हथियार दे सकता है जर्मनी, संभव है ये सप्लाई। लड़ाकू विमान और युद्धपोत दे सकता है जर्मनी। सवाल है युद्धपोत चलाएगा कहां यूक्रेन अगर वो युद्धपोत दिए जाते हैं तो? और एक और बड़ी खबर आ रही है स्वीडन से। देखिए वो तमाम छोटे छोटे देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आज यूक्रेन के साथ नहीं खड़े हुए तो हो सकता है कि अगला नंबर उनका हो। बड़ी खबर इसी के साथ ही यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स दे सकता है स्वीडन और $50 मिलियन की मदद का ऐलान भी स्वीडन की तरफ से किया गया है। ये बता रहा है कि यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले देश भले ही छोटे हैं लेकिन वो भरसक कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को सपोर्ट करने की। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहले कह चुके हैं कि सारे देश अब मिलकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दें, लेकिन अब ये देखिए एक और बड़ी खबर आपके सामने। लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर आज फैसला संभव हो सकता है ब्रिटेन में। उन्होंने तो वकालत की है तमाम G7 कंट्रीज से कि आप सब मिलकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दीजिए, लॉन्ग रेंज हथियार दीजिए ताकि यूक्रेन को और ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। चलिए इस बारे में बात करते हैं, लेकिन जनरल चतुर्वेदी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन का काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? ये और बिगाड़ेंगे। और अगर लॉन्ग रेंज देनी है तो खुद क्यों नहीं चला लेते उन लॉन्ग रेंज को? वो रशिया उनके उसमें आ जाएगा, लेकिन वो किसी दूसरे के थ्रू ये लॉन्ग रेंज देना चाहते हैं। ये लॉन्ग रेंज का मतलब है मार्स वगैरह सेम, जिनकी 150 किलोमीटर रेंज होती है, इसके बियॉन्ड नहीं देंगे। और ये सब जेलेंस्की को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि वहाँ के यूक्रेन के नागरिक समझें ये कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध है
जिसमें जो लड़ रहे हैं उनका कोई भी कॉज नहीं है। जब तक युद्ध में कॉज नहीं होगा तब तक कोई भी सेना नहीं जीत सकती। और ये बिल्कुल है, देश के लिए लड़ने वालों की जीत होती है, ये दूसरों के लिए लड़ने वालों की जीत लेकिन कभी नहीं ऑगस्टिन जी, होती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक ऐसा युद्ध पूरी दुनिया देख रही है जिस युद्ध में अगले युद्ध की तैयारी के लिए वेपन्स को आजमाया जा रहा है? मैं प्रीति जी एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं बच्चों को भी और जो बैठे हैं उनको भी समझाना चाहूँगा। आप बोलती हैं कि अगस्तिन आज गुलाब जामुन खाएंगे और ये कह रहे हैं कि रबड़ी खाएंगे। अरे अगस्तिन से तो पूछ लो कि वो क्या खाएंगे। तो ये जो लोग हैं यूक्रेन के जो नागरिक हैं उनसे पूछो, उनको क्या ये विचारधारा की लड़ाई है अपनी प्रीति जी, उनको क्या चाहिए वो तो पूछ लो। आप लड़ रहे हो उधर से, आप लड़ रहे हो इधर से कि अगस्तिन को आप या दरअसल में वो दोनों खिलाना नहीं चाहते हो तो, वो अपने ही खाना चाहते हो तो, ये वही तो हो रहा है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसको रणभूमि बना रहे हैं। जैसे अभी एम्बेसडर ने कहा, कौन पिस रहा है बीच में? बच्चे पिस रहे हैं। कौन पिस रहा है बीच में? माता जी, पिताजी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई पूछो तो इनसे, बच्चों से पूछो क्या खाना खाएंगे, बच्चों क्या खाना चाहेंगे, पूछो। आई सॉ देम। प्रीति, मैं जब पोलैंड में था और जब मैं बॉर्डर से यूक्रेनियंस को सर आते हुए देख रहा था, क्योंकि उसमें मेल नहीं थे, फीमेल्स थी, बच्चे थे, रोते हुए एक दूसरे को सहारा देते हुए जब आ रहे थे वो बॉर्डर। और यूक्रेन में से पोलैंड में सबसे ज्यादा करीब 90 लाख से ज्यादा शरणार्थी आए। आप उनकी हालत देखते, जो ऑगस्टिन सर कह रहे हैं, बिल्कुल डिक्टो। समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या करे, कहां जाए, और यही इस वॉर की सबसे बड़ी विभीषिका है। और इसी के साथ ही तमाम वो ब्रेकिंग न्यूज जो TV9 भारतवर्ष पहुंचा रहा था, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, रूस की ताकत पर नेटो चीफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आ गया है। ये बड़ी जानकारी, रूस को कमजोर ना समझे पश्चिम। नेटो ने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट देकर बता दिया है कि हमारी ताकत, हमारी मजबूती को आप अगर कमजोरी समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यूक्रेन से कहीं ज्यादा रूस ने बरसाया है गोला बारूद। नेटो चीफ का ये बयान ऐसे वक्त में जब इस पूरे युद्ध को 1 साल शुरू हो गया है और लड़ाई भी यहीं से शुरू हुई थी। दीपक बोहरा जी, जहां से लड़ाई शुरू हुई थी ऐसा लग रहा है लड़ाई वहीं पर आकर अब नजर आ रही है। नेटो वो स्ट्रांग पक्ष बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको लेकर यूक्रेन आखिर आज एक मोहरा बनकर रह गया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक चीज आप सब लोग जो यहां बैठे हैं याद रखिए, जंग में पहली मौत सिपाही की नहीं होती, सच्चाई की होती। क्या बात है। और वो हम देख रहे हैं यहां पर। पुतिन मर चुका है, पुतिन बीमार है, पुतिन का डबल है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं मैम, नेटो बूट्स ऑन द ग्राउंड। जंग अगर जीतेंगे, सिपाही भेजने हैं। किसी में दम नहीं है नेटो फोर्सेस में कि वो अपने सिपाही वहां भेजे। रूस से वो टक्कर लेना नहीं चाहते। दैट्स इट, बॉटम लाइन यही है। ठीक है, मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी हैं। प्रोफेसर अमिताभ, ठीक है, अभी तक हम यूक्रेनियंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका यूक्रेनियंस को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा पुतिन ने भी कहा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सैंक्शन लगाए गए रशिया के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा हमला बोला गया। बाइडेन बोल रहे हैं अभी और सैंक्शंस लगाएंगे, उनका असर, और पुतिन ये कह रहे हैं कि हम डॉलर और यूरो लेस एक नई इकोनॉमी डेवलप करेंगे। तो क्या ये वॉर असल में हम सब की जेब पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। ग्लोब, पैन द ग्लोब, ये कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट है। आने वाले दिनों में क्या हम इसको और ज्यादा बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रेड और इकोनॉमी है दुनिया की पूरी तरह बदल गई है। इस सैंक्शन से रूस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उसको हिंदुस्तान, तुर्की और चीन जैसे बड़े इकोनॉमीज ने उनका तेल खरीदा और उनको पैसे दे रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बुरी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएं, अगर आप ब्रिटेन में जाएं, वहाँ 10% मुद्रास्फीति है। अमेरिका में 10% थी, अब वो 6% के करीब आ गई है। रूस में जो दिक्कतें आ रही हैं वो वॉर इकोनॉमी को चलाने में डबल हो गए। पोलैंड में मैं जब था 3 zloty पर लीटर गैस मिल रहा था, अभी 8 zlotys हो गए वहां पे। और इससे फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को। LNG वहां से आने लगा, शेल ऑयल की डिस्कवरी हुई, वो एक नया रास्ता खुल गया है। देखिए, अमेरिकन्स ने अपनी भूमि पर कभी भी जंग नहीं झेला है। जो जंग से या सबसे नजदीक वो जंग के आए हैं वो है पर्ल हार्बर अटैक और दूसरा था 9/11 अटैक। उनके लोग जंग में सिविलियंस कभी नहीं मरे हैं। तो अमेरिका को युद्ध की विभीषिका का कभी पता नहीं चलेगा। और अमेरिका इस तरह के अफगानिस्तान, इराक,
कोरिया ये ढूंढता रहता है, अब उसको यूक्रेन मिला है। हमें को दुनिया को चेताना चाहिए कि देखो दुनिया का कोई सबसे बड़ा एनिमी है वो पुतिन नहीं है, वो बेचारा जेलेंस्की नहीं है, सबसे बड़ा एनिमी अमेरिका है, जो कहता है कि हमसे शस्त्र खरीदो, नहीं शस्त्र खरीदोगे तो युद्ध करा देंगे, और युद्ध नहीं कराएंगे तो अगर दुनिया को देखना है तो वो प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमी वेस्टर्न सेंट्रिक बनाएंगे। ये इस उद्देश्य में पूरी तरह से अमेरिका सफल रहा है और आगे भी सफल होता रहेगा अगर इसी तरह की युद्ध इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी चलती रही। गौरव जी तो बिल्कुल, देखिए बड़ी आसानी से यहाँ पर समझाया प्रोफेसर अमिताभ ने कि कैसे ये इकोनॉमी को ये वॉर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। एक और ब्रेकिंग आपके सामने देखिए, यहाँ पर किस तरह से महायुद्ध के बीच रूस की सबसे घातक तैयारी बक M3 मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है उसने, और महायुद्ध के बीच बक M3 मिसाइल किस तरह का असर डाल सकती है जल्दी से आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए आप, और उसके बाद आपको इसके हम जानकारी भी देंगे और वो जानकारी आपके सामने आती रहेगी। लेकिन हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन है, तो जल्दी से उनका एक कमेंट ले लेता हूं। सर, ये बक M3 सब समझाइए जरा हमारे। उससे पहले कुछ ग्राफिक्स, उनके पास गेस्ट के पास जाएंगे, लेकिन ग्राफिक्स है बक M3 को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक है जो देखना जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। गौरव वो ग्राफिक बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं इस बक M3 के बारे में। दरअसल जमीन से हवा में बेहतरीन मारक क्षमता है इसके पास, और 90% सटीक हमले में ये माहिर है, और आधुनिक रडार से लैस है ये मिसाइल सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे युद्ध में रूस को एक एज जरूर दिलाता है, और ये सबसे घातक तैयारी रूस की तरफ से कही जा रही है। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन, अब बताइए बक M3 क्यों इंपॉर्टेंट है? दो चीजें इसमें हैं। एक है ये मोबाइल है, इसको आप एक तरफ फायर करेंगे और दूसरी जगह जाकर रुक जाएंगे, इसको आप अटैक नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात जो मैम ने कही, 90% SSKP बोलते हैं इसको, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी। एक मिसाइल का अगर 90% है, दो मिसाइल का 98-99% है। इसका मतलब जो F-16 आ रहा है, जो यहाँ से हवाई जहाजें आ रही हैं, वो जैसे अभी हम मच्छर मार रहे हैं यहाँ बैठ के, इस तरह से मच्छर की तरह गिरने वाले। क्या बात कर रहे हैं? मर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब F-16 का घातक शिकार करेगा ये बक M3, और सटीकता से करेगा। ओके, 90 to 90% सिंगल मिसाइल SSKP बहुत हाई नंबर होता है। अगर आप 10 मिसाइल फायर करेंगे तो सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी। बक M3 इज अ वेरी, तो मैं अभी आपको पहले जो कह रहा था, पुराने जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ताइवान वो इलाका जहां पर चीन अपनी आंखें हमेशा तरेर कर रखता है, लेकिन ताइवान के मसले पर बड़ी खबर ये कि अमेरिका और चीन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि ताइवान में सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है अमेरिका, और ताइवान को एडवांस आर्म्स देने की भी तैयारी की जा रही है। देखिए, वो ताइवान जिसको लगातार चीन अपना हिस्सा समझता रहा है, और उसी को लेकर उसे ऐतराज भी रहा अमेरिका के दखल को लेकर, और ऐसे में बड़ी जानकारी है कि ताइवान पर तकरार किस तरह से आगे बढ़ रही है, और इसी के मद्देनजर ताइवान में 200 अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे। ताइवान की सेना को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी अमेरिकी सैनिक कर रहे हैं, और साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को चुनौती की तैयारी, ग्राफिक्स जो प्रीति बता रही है वो अब आपके सामने आते हुए, जो प्रीति आपको ग्राफिक्स बता रही थी, देखिए जल्दी से पीछे वो ग्राफिक्स लेकर आइए, कैसे यहाँ पर 200 अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे। सेना को ट्रेनिंग दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से ताइवान की सेना को। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी की चुनौती भी दिख रही है। इस सब में चीन और ताइवान फिर से अमिताभ जी एकदम से क्यों हॉट हो गया? देखिए, अगला जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होगा वो चीन ताइवान ही होगा। जिस तरह से हम चीन और रूस के बढ़ते समीकरण को देख रहे हैं, वो एक टेम्पलेट हो जाएगा यूक्रेन रूस वॉर, एक टेम्पलेट हो जाएगा चाइना का ताइवान में एंट्री का। और वो टेम्पलेट ही नहीं होगा, किस तरह डिक्टेटर्स बिहेव करते हैं उसका भी एक टेम्पलेट होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दें, अगर यूक्रेन हारता है तो क्या चाइना भी ताइवान पर अटैक कर देगा, आप ये कह रहे हैं? हारे या ना हारे, मैं बता दूं, अगले 10 साल में एक निर्णायक युद्ध होगा चीन और ताइवान के बीच, और वो निर्णायक युद्ध, क्योंकि शी जिनपिंग का जो प्रपोजल है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2047 तक वो नेशनलिज्म को अपने पीक पर ले जाना चाहते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि ये एक निर्णायक युद्ध होगा, इसमें मेरा जनरल चतुर्वेदी जी आपसे सवाल ये है कि सर, ये निर्णायक युद्ध किन किन कंट्रीज के बीच होगा? क्या ये एक कंट्री वर्सेस ऑल होगा, या फिर इसका जो देखने में एक परिदृश्य होगा वो अलग तरह का होगा? While I agree with प्रोफेसर अमिताभ कि ये एक फ्लैश पॉइंट है और यहाँ पे एक टेंशन बनेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि वहाँ पे युद्ध होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज, चीन भी
नहीं चाहता, वो उसकी हिम्मत नहीं है ताइवान के ऊपर अटैक करना। वहाँ की जियोपॉलिटिक्स भी एक पार्ट है। दूसरा, सारे रीजन में काफी सबके स्टेक्स हैं। यहाँ तो 1:1 हो गया। सॉरी सर, अब यहाँ पर मुझे डिसीजन चाहिए। एम्बेसडर वोरा के पास जाएंगे। एम्बेसडर वोरा, 1:1 हो गया। ताइवान पे अटैक करेगा चाइना, नहीं करेगा? क्या कहते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहता हूं। अरे नहीं, ऐसा कैसे? 85% ताइवानीज का पैसा जो है ना न्यूट्रलिटी की तो चाइना जरूरत चाइना में है। चाइना में आज लगा के हुआ है। वक्त में जिस युद्ध के 1 साल के मौके पर हम बात कर रहे हैं, इसी न्यूट्रलिटी की तो जरूरत है तमाम देशों से, एक देश से नहीं, सारे देशों से, ताकि कोई ऐसा समाधान निकले जिसके जरिए ये वॉर रुक पाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बच्चों को भी समझा देता हूं कि मैं अफ्रीका के 3 देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं। तीनों पूछते हैं कि यूक्रेन है कहां पर, क्या बात? हम लोग क्यों पिस रहे हैं, हमारे खाद्य पदार्थ क्यों महंगा हो गया, तेल क्यों महंगा हो गया, फर्टिलाइजर क्यों महंगे हो गए, हमारी क्या गलती है इसके अंदर? इसका जवाब अगर आपके पास है जनरल साहब, जरूर दीजिएगा। जवाब सिर्फ यही है, सऊदी को हथियार दो, ईरान से लड़े, ताइवान को हथियार दो, चाइना से लड़े, यूक्रेन को हथियार दो, रूस से बहुत सही लड़े। बात कह रहे हैं। बिक्री किसकी होती है? हथियार वालों की। मैं भी जा रहा हूं फैक्ट्री खोलने अपनी। बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और यही शायद इस वॉर का कड़वा सच है जो अभी एम्बेसडर वोरा ने बताया।